साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। दिल्ली में जंतर मंतर खाली हो गया। सभी जैन जी के युवा जंतर मंतर से चले गए हैं और सरकार को बहुत राहत मिली है। जब तक दिल्ली में जैन जी डटे हुए थे, सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई थी। लेकिन अब सरकार के अंदर जैन जी को लेकर जो घमासान मचा है और जो खबरें छन छन करके बाहर आ रही हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो सकती है, एनडीए कमज़ोर हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जैन जी आंदोलन के बाद एनडीए के तमाम घटक दल असंतोष व्यक्त कर रहे हैं और 20 जुलाई की घटना, जी हाँ, लहूलुहान करने की गृह मंत्री अमित शाह की प्रवृत्ति पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। किसी और के द्वारा नहीं, एनडीए घटक दलों के लोग, चाहे वह नायडू हो, चाहे वह नीतीश कुमार हो या फिर रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी हो, कमोबेश सभी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाने पर ले रही हैं। तो क्या जैन जी आंदोलन के निहितार्थ बहुत दूर तक गए हैं? सत्ता में परिवर्तन के लिए भी जैन जी का प्रयास सार्थक हो सकता है। हमें लगता है कि इस पर विचार करने के पहले हमें देखना होगा कि जैन जी सिर्फ एक इस्तीफे के लिए इतना बड़ा आंदोलन क्यों खड़ा किया। उसे तो फेहरिस्त पेश करनी चाहिए थी। जैन जी के पास समस्याओं की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की समस्या है, जिससे सैकड़ों युवा हर महीने प्रभावित होकर के आत्महत्या करते हैं। जैन जी को चाहिए कि इस देश में शिक्षा का और राष्ट्र का भगवाकरण जिस तर्ज पर किया जा रहा, यह भी एक समस्याजनक पहलू है। आरएसएस के द्वारा उच्च स्तरीय और स्कूल से लेकर और उच्च स्तरीय यानी एमए, बीए, पीएचडी की डिग्री तक शिक्षा का भगवाकरण हो चुका है। सिलेबस बदला जा चुका है। हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के राज में हिंदुओं के मुताबिक सब कुछ इतिहास में परोसा जा रहा है। मुसलमानों को या यूं कहें मुगलों को, इनका तो लगभग इतिहास ही खत्म कर दिया गया। अब नरेंद्र मोदी के ज़माने में अकबर को महान कोई नहीं कह सकता। इस पर सवालिया निशान उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं, जबकि अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। अकबर सहिष्णु था, दयालु था, हिंदुओं के प्रति खास करके उसकी संवेदना दिखाई पड़ती है। और इतना ही नहीं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, पादरी, ईसाई धर्म, सभी धर्मों को मिलाकर अकबर ने दीन इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत भी किया था, जिसमें जो सूर्य पूजा से शुरू होता है। सूर्य पूजा यानी प्रकृति की पूजा दीन इलाही का पहला सिद्धांत था। अच्छी अच्छी बातें हर धर्मों से ली गई थी उस धर्म में। तो उस अकबर को कट्टर, हिंसक और मंदिर तोड़ने वाला ठहराया गया है और उसकी महानता छीन ली गई। ठीक इसी तरह से सम्राट अशोक के साथ भी छेड़छाड़ की गई है और ऐतिहासिक तथ्यों को बदलने और अशोक को सांप्रदायिक दिखाने की कोशिश की जा रही। तो शिक्षा का भगवाकरण
जेएनजी के लिए क्या समस्या नहीं है? क्या इसके लिए जेएनजी लड़ाई नहीं लड़ सकता है कि आरएसएस को शिक्षा से मुक्त किया जाए? जिस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया जेएनजी के आंदोलन के बाद, उसी पृष्ठभूमि से प्रहलाद जोशी भी आते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा के हैं, ओबीसी हैं, अगर वह आरएसएस में रह करके आरएसएस के लठबाज प्रचारकों में, जी हाँ, उनके हाथ में लठ और मार्च करते हुए देखा जा सकता है सोशल मीडिया पर। न केवल पुराने शिक्षा मंत्री बल्कि नए शिक्षा मंत्री को भी आप लठ लिए हुए प्रदर्शन करते हुए हिंसक उन्माद में शामिल देख सकते हैं सोशल मीडिया में। तो हमें लगता है कि प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान की पृष्ठभूमि में, उनकी सोच में, उनके कार्यों में कोई अंतर नहीं है। और अगर अंतर नहीं है तो जेएनजी का ये आंदोलन क्या व्यर्थ जाएगा? जो सब कुछ धर्मेंद्र प्रधान ने किया, अगर वही जोशी करेंगे तो आंदोलन का क्या मतलब हुआ? और दूसरे सबसे बड़ा सवाल तो यह है जेएनजी से कि किसानों ने भी अगर आंदोलन किया 13 महीनों तक, तो उनकी मांग की एक लंबी लिस्ट थी, फहरिस्त थी, जिसमें सबसे पहले 3 काले कानूनों को हटाना शामिल था। जेएनजी की मांगों में भी 3 मांगे थी, लेकिन वह मांगे स्टूडेंट के दूरगामी भविष्य के मद्देनजर नहीं थी। वह मांगे बेरोजगारी उन्मूलन के लिए सरकार के प्रयासों और सरकार पर दबाव डालने के लिए नहीं थी। जेएनजी के ऊपर जो मुकदमा हुआ है 20 जुलाई की घटना को लेकर, उस मुकदमे से मुक्ति पाने के लिए अनुरोध किया गया है, मांग नहीं की गई है। तो जेएनजी हमें लगता है कि किसी दबाव में था, या फिर वह तात्कालिक सबसे बड़ी समस्या धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को लेकर के ही उसकी बड़ी समस्या थी। और जब उन्हें हटा दिया गया तो पूरा जंतर मंतर में सन्नाटा छा गया। इस देश में बेरोजगारी की समस्या आज से नहीं है, आज़ादी के बाद से ही है। कांग्रेस के ज़माने में भी बेरोजगारी की समस्या रही है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं रही। पिछले 45-50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी आज की तिथि में अगर है, तो जेएनजी क्यों नहीं संवेदनशील हुआ और इस मांग को लेकर के क्यों नहीं सरकार को घेरने के लिए दूसरे नंबर पर मांग की लिस्ट में रखा? और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो दूसरे, तीसरे और चौथे क्रम में अपनी मांगों को रख करके सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए था। याद रहे कि जेएनजी आंदोलन, युवाओं का आंदोलन जो हुआ है, इतना बड़ा आंदोलन तो 1974-75 में नहीं हुआ था, जब समग्र क्रांति की घोषणा जयप्रकाश नारायण ने किया था और पटना से युवाओं का हुजूम लेकर दिल्ली तक पहुंचे और राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को संबोधन करके और तख्ता पलटने का काम किया था। हालांकि चुनाव हुआ था, तो सवाल यह उठता है कि क्या जेएनजी को पता नहीं है कि वह सिर्फ एक मांग लेकर के आगे बढ़ रहा है और उसके मांगों की लिस्ट, उसकी ज़रूरतें बहुत सी हैं। हमें लगता है कि जेएनजी आंदोलन में आरएसएस के लोग घुस आए हैं। अभिजीत दीपके की नहीं चल पा रही है और आरएसएस के लोगों की चल गई, और धर्मेंद्र प्रधान को हटवा करके प्रहलाद जोशी, जो कि धर्मेंद्र प्रधान से ज़्यादा कट्टर और आरएसएस के प्रति समर्पित माने जाते हैं, क्या इनके पास कोई इलाज है कि वह पेपर लीक को रोक सकें?
हमें ऐसा नहीं लगता, अगर इलाज होता तो वही इलाज धर्मेंद्र प्रधान भी आजमा सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की है और जिस तरह से पेपर लीक को रोकने के लिए कोशिशें की हैं, सराहना तो की ही जानी चाहिए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे हैं कि भविष्य में अब कभी पेपर लीक नहीं होगा? और इस गारंटी को लेकर क्या जेएनजी ने आंदोलन बंद किया? कतई नहीं। जेएनजी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को हटाना था। हटाने के बाद उसे लगा कि उसकी सारी मांगें मान ली गई हैं और प्रधानमंत्री को राहत महसूस हुई कि कहीं अगर बेरोजगारी की समस्या को उठा दिया जेएनजी तो जो राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हो गया है, यह बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि तख्ता पलट की नौबत भी आ सकती है और इसके लिए तैयारियां करना नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया था। जिस तरह से एनडीए का घटक दल पिछले कुछ दिनों की सियासत को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऑपरेशन के बारे में कदम उठाने की अमित शाह के द्वारा हजारों युवाओं के लहूलुहान होने और छिटपुट मौतें होने की खबरों से अगर एनडीए विचलित है तो पूरा विपक्ष और पूरा देश विचलित है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कोई ट्वीट तक नहीं किया, कोई संदेश तक नहीं दिया, कोई वीडियो भी नहीं जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरे फंस चुके हैं। जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी किया, उस वीडियो में देखने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने कमेंट किया, हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी को इतनी गालियां और इस ढंग के कमेंट की कोई उम्मीद नहीं थी और उन्हीं कमेंट और गालियों के आधार पर ही नरेंद्र मोदी को धर्मेंद्र प्रधान को हटाने और प्रहलाद जोशी को लाने की कवायद करनी पड़ी। ध्यान रहे, प्रहलाद जोशी आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और ब्राह्मण हैं और धर्मेंद्र प्रधान भी सक्रिय कार्यकर्ता थे और हैं, और वह ओबीसी हैं, उड़ीसा की खंडायत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उड़ीसा के कुर्मी हैं। तो ओबीसी को हटा करके ब्राह्मण को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। तो यह कामयाबी मानी जाए जेएनजी की, युवाओं की, या नाकामयाबी मानी जाए? अगर कोई ओबीसी मंत्री है तो वह जरूर ओबीसी के पक्ष में कुछ सोचता है और इसी वजह से ओबीसी से संबंधित एक्ट भी लगभग 1 साल पहले आया था यूजीसी का, और उस एक्ट का सवर्णों ने बड़े पैमाने पर खुल करके विरोध किया था और नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया था। नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए गए थे, उनकी प्रतिमा पर जूतों से वार किया गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी ओबीसी, शिक्षा मंत्री भी ओबीसी और एक्ट भी ओबीसी के हितों के लिए। तो अब नए शिक्षा मंत्री क्या ओबीसी कार्ड खेलेंगे, जिसकी बहुत जरूरत है इस समय नरेंद्र मोदी को, या फिर ब्राह्मणवाद और आरएसएस के इशारे पर शिक्षा विभाग को जो कुछ बचा खुचा है उसका भी भगवाकरण करना चाहेंगे? हमें लगता है कि प्रहलाद जोशी फूंक फूंक कर कदम उठाएंगे। अगर वह कुछ ऐसा करेंगे कि आरएसएस को बढ़ावा दे करके और आरएसएस के विचारों सिद्धांतों के मुताबिक शिक्षा विभाग को या समस्त विभागों का भगवाकरण करने की कोशिश की जाएगी, तो अब नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि इस देश के जेएनजी यानी युवा कितने सक्रिय हो गए हैं और उनके साथ ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों की भी आंखें खोल दी है
जे.एन.जी में भी 2/3 से अधिक ओबीसी एससी एसटी के ही लोग हैं। तो अगर अब ओबीसी एससी एसटी का कोई आंदोलन होता है तो वह भी जे.एन.जी के ही हाथ में होगा। और ओबीसी एससी एसटी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन की घड़ी तो उन्हें नज़दीक दिखाई दे रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को हटाने की कवायद कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की भूमिका बनाई जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की मंशा जाहिर की जा चुकी है। तो ऐसे में ओबीसी एससी एसटी का सक्रिय होना संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, खासकर संविधान के लिए, संविधान को बचाने के लिए दलित और पिछड़े के अंदर जितनी चेतना जागृत हो गई है पिछले 2-3 सालों में, हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी कामयाब नहीं हो सकते हैं संविधान हटाने के लिए। 2024 लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब मनुस्मृति लागू करना, संविधान की जगह कोई तो संविधान होना चाहिए। हाँ, भगवा संविधान मनुस्मृति संविधान है और भगवा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए वह भगवा संविधान बना करके रखी भी है। मनुस्मृति के अलावा भी उसके पास विकल्प हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हरिद्वार में धर्म संसद चल रही थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय भगवा कपड़े में लपेट करके एक भगवा संविधान धर्म संसद में पेश किया था और उसे बताया था कि यह भारत का भावी संविधान है, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यही संविधान लागू होगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने का संविधान बन चुका है, मनुस्मृति पहले से ही है, आंदोलन हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्राएं निकाली जा रही हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए कस्में खाई जा रही हैं और कस्मों में यह कस्में खाई जा रही हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे, इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो कत्लेआम करेंगे, मारेंगे, मरेंगे, बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे, कत्लेआम करेंगे। तो इस तरह से शपथें आज से नहीं, करीबन 5 साल से यह शपथें 2019-20 से ली जा रही हैं। ऐसे में ओबीसी एससी एसटी के कान खड़े हो गए हैं और अगर ओबीसी एससी एसटी की आंखें अब भी नहीं खुलेगी तो संविधान की खैर नहीं, और जब संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, और लोकतंत्र नहीं रहेगा तो इस देश की साझा संस्कृति नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे और हिंदुओं के अधीन गुलाम बन करके ओबीसी एससी एसटी के लोग रहेंगे और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, यह सब मोहन भागवत की जूती की तरह होंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे, इन्हें दोयम दर्जे का इंसान समझेंगे और इनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। न यह वोट दे सकेंगे, न यह सरकारी सुविधाएं ले सकते हैं, न यह 5 किलो राशन ले सकते हैं, न यह सरकारी नौकरियां पा सकेंगे। तो इसी तरफ आज की सियासत जा रही है और यह सब काम अब तक हो गया होता। नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोकसभा में संख्या बल जुटाने और 2/3 पार करने की कवायद कर रहे थे, उसमें काफी हद तक सफल भी हो गए थे। समाजवादी पार्टी को तोड़ने की जुगत, एनसीपी को तोड़ने, उद्धव को तोड़ ही चुके हैं, ममता को तोड़ ही चुके हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके को तोड़ने की प्लानिंग, यह सब प्लानिंग उन्हें 362 के आंकड़े तक पहुंचा रही थी। और 362 का आंकड़ा छूने का मतलब कि 2/3 बहुमत हासिल हो गया और 2/3 बहुमत लोकसभा में, राज्यसभा में और तमाम राज्यों में अगर 2/3 बहुमत हो गया तो समझिए कि संविधान रद्दी की टोकरी में चला गया होता अब तक। लेकिन संयोग कहिए कि जे.एन.जी का आंदोलन आ गया
और इसमें उलझ गई सरकार बुरी तरह से, और अब वह इतना हतप्रभ और कमजोर पा रही है कि वह संविधान हटाने, हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में सोच नहीं सकती। उसकी यह प्राथमिकता अब लंबित हो गई है, ठंडे बस्ते में चली गई है। लेकिन हिंदू राष्ट्र और संविधान हटाने को नष्ट नहीं किया गया है, विचारधारा को, विचारधारा बनी हुई है, बस ठंडे बस्ते में गई है। तो ओबीसी एससी एसटी का आंदोलन कुछ इसी तर्ज पर होगा। जब तक ओबीसी एससी एसटी की आंखें नहीं खुलेगी और आंख मूंद कर वह नरेंद्र मोदी का साथ देते रहेंगे, तब तक संविधान के ऊपर तलवार लटकती रहेगी। जो नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को शपथ लेने से पहले, तीसरी बार शपथ लेने से पहले संविधान की कॉपी को सिर से लगाते हैं, संविधान के सामने सजदा पढ़ते हैं, फोटो और वीडियो वायरल हुआ था। देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी संविधान के आगे नतमस्तक हैं। आज वही नरेंद्र मोदी संख्या बल को बढ़ा करके लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्यों में बढ़ ही चुका है। संविधान को खत्म करने की कवायद अगर कर रहे हैं और अभी भी अगर ओबीसी एससी एसटी की आंखें नहीं खुल रही है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ओबीसी एससी एसटी के साथ खड़े हैं, संविधान के प्रहरी बन करके। हमें लगता है कि जब तक राहुल गांधी की सियासत है तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और शाह संविधान को न हटा सकेंगे, न मनुस्मृति लागू कर सकेंगे और न भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। साथ ही भारत की अक्षुण्ण साझा संस्कृति को तहस नहस करने की इनकी जो मंशा है, उस मंशा में भी कामयाब नहीं होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।